फ्रेंड्स, आज नया दिन है, नई शुरुआत है और आज के इस दिन पे हम लोग एक नए टॉपिक की भी शुरुआत करेंगे जो कि हमारे जय प्रक्रम का ही एक अगला टॉपिक है। उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। उसमें हम जानेंगे किडनी के बारे में, किडनी वृक्क के बारे में जानेंगे, उसकी संरचना के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे सारा कुछ उस किडनी में वृक्क में होता है, कैसे कैसे यूरिन का फॉर्मेशन, मूत्र निर्माण होता है और कैसे कैसे सारी चीज़ें होती है, सब के बारे में जानेंगे, संरचना के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। तो उत्सर्जन तंत्र में पहले हम लोग जानेंगे कि उत्सर्जन होता क्या है। बिना हम लोग ये जाने हुए कि उत्सर्जन क्या है उसके बारे में नहीं आगे बढ़ सकते। तो उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन होता है कि उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक पदार्थ जो होते हैं शरीर में, जो कि खाना को पचाने के बाद या फिर किसी तरह का और भी वेस्ट, बहुत तरह के वर्ज्य पदार्थ होते हैं, बहुत हानिकारक जो होते हैं, उन सभी पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। ये उत्सर्जन की परिभाषा हो गई। अब उत्सर्जन में कौन कौन सा पदार्थ होता है? तो उत्सर्जन में मेनली नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये होते हैं हमारे मेन जो होते हैं वर्ज्य पदार्थ जिनका निष्कासन हमारे उत्सर्जन तंत्र की सहायता से होता है। तो हम अब हमारे शरीर का प्रमुख जो उत्सर्जी अंग है, प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है एक बार कि हमारे शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है, कौन सा है, जिसके नीचे ऑप्शन में लिखे हुए थे वृक्क था और हमारे जो पसीना के लिए ग्लैंड होता है वो सब था, मतलब अलग अलग चीजें थी। तो उसका आंसर होगा वृक्क। इसलिए मैंने खास करके यहाँ पे पॉइंट बना करके इसको लिखा है कि वृक्क जो है हमारा प्रमुख उत्सर्जी अंग है। और फिर है कि अब कैसे कैसे क्या होता है ये चीज, अब किडनी के बारे में जानते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो हमारे शरीर में एक जोड़ा किडनी होता है। एक ये हो गया राइट किडनी, ये हो गया लेफ्ट किडनी वृक्क, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग। ये बायां वृक्क है, ये दाहिना वृक्क है। ये हम महाधमनी और महाशिरा है जो कि हमारे दोनों वृक्क में रक्त का सप्लाई करते हैं, रक्त पहुंचाते हैं। तो होता कि अब किडनी के, अब ये इतना बड़ा ये किडनी है, अब इसके अंदर की क्या संरचना है इसके बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। सिर्फ हम लोग को ये जानना है कि जो किडनी होता है इसके अंदर एक इकाई होता है, इसकी कार्यात्मक इकाई होती है जिसे हम लोग नेफ्रॉन इंग्लिश में और हिंदी में वृक्काणु कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि कैसे कैसे किडनी में क्या होता है। तो किडनी में जो होता है सबसे पहले कि यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है, जो हमारा मूत्र का निर्माण किडनी में होता है। फिर वहां से ये मूत्र हमारे इस मूत्र वाहिनी यूरेटर के थ्रू हमारे मूत्राशय में आता है। दोनों किडनी से ये यूरेटर निकला रहता है जो कि एक कॉमन एक मूत्राशय होता है, जगह जहाँ पे मूत्र का जमा किया जाता है। इसमें मूत्र जमा होता है। तो इसमें जमा होने के बाद जब मूत्र इसमें जमा हो जाता है, जब ये फूल हो जाता है या फिर जब ये पेशीय होता है, ये पेशी मांस का बना होता है, ठीक है। तो मांस का बना होने की वजह से इसमें फिर तंत्रिका का भी सप्लाई होगा। तो ये इसलिए हमारे कंट्रोल में रहता है कि हमें अंदर से फील आता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस, अर्ज कंटिनेंस, यही कहते हैं उसको। मतलब ये चीजें हैं, इनके बारे में पढ़ना है, बहुत आगे पढ़ना है, वो सब मेडिकल टर्म है। तो हमारे नर्व के द्वारा, ये हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा ये नियंत्रित होते हैं कि हमें कब पेशाब जाना है, नहीं जाना। अगर यह कंट्रोल नहीं होगा तो फिर बहुत बच्चे जो पैंट में पेशाब कर देते हैं, तो वो चीजें आएगी। तो उसके बारे में हम लोग को आगे बहुत आगे पढ़ना है, आगे कॉलेज में पढ़ेंगे हम लोग। अभी फिलहाल हमें जानना है कि ये क्या होता है, इसकी बनावट। तो मूत्राशय में आके मूत्र जो होता है वो जमा हो जाता है और फिर जब यह भर जाता है तब मूत्र मार्ग की सहायता से, जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, उसकी सहायता से ये शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर के बाहर ये निकाल दिया जाता है। ये हो गया एक
खाका जिसको कहते हैं, खाका एक बना दिया गया कि हाँ किडनी है, किडनी से यूरिन बना है उसमें किडनी में, फिर वहाँ से वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ गया, फिर वहाँ आ जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि वृक्काणु जो इसकी कार्यात्मक इकाई है किडनी की, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि वृक्क क्या, एक हमारे उत्सर्जन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाया, उसके कार्यों के बारे में लिखे, किसमें क्या होता है। तो मैंने बता दिया किडनी में मूत्र का निर्माण होता है, फिर उसकी कार्यात्मक इकाई के बारे में यहाँ बात करेंगे। फिर ये मूत्र वाहिनी का काम होता है, किडनी से मूत्र को ले जाता है मूत्राशय तक, फिर मूत्राशय में इसका भंडारण का काम होता है, इसको भंडार किया जाता है। फिर उसके बाद उसको जब यह भर जाता है तब मूत्र मार्ग के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया इसके नामांकित चित्र और इसके बारे में कि कौन क्या काम करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना हम लोग सामने देख रहे हैं, यह आपके लिए एक नोट्स की तरह, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर कॉपी में बना ले, जो आपको आसान लगे वो कर ले। तो बुक में तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया रहता है, थोड़ा हार्ड टाइप से दिया हुआ रहता है, तो उसको मैंने इजी करके बनाया है, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। और यही चीज़ आपको सेम अगर जाके एग्जाम में पूछता है तो बनाना है, कोई कहीं गलती नहीं है, कुछ नहीं है, सारे के सारे चीज़ सही है। तो अब होता है कि वृक्काणु क्या है, जो नेफ्रॉन होता है वो क्या है। तो नेफ्रॉन जो होता है यह वृक्क का एक कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं किडनी में मूत्र बनता है, तो किडनी में बनता है, लेकिन किडनी में कहाँ, तो किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, ऐसे ऐसे लाखों नेफ्रॉन होते हैं किडनी, सब एक दूसरे सटे हुए एकदम छोटे बहुत सारे होते हैं। तो यहीं पे मूत्र का निर्माण यहीं पे होता है और इसमें मूत्र का संग्रहण होता है। ये जो पाइप देख रहे हैं नली, जिसका नाम ही रखा हुआ है संग्राहक वाहिनी, इसमें मूत्र का कलेक्शन होता है, ये इसमें कलेक्शन होता है मूत्र का। तो अब इसमें क्या क्या होता है, ये बोमेन संपुट है, इसको कहते हैं बोमेन संपुट, ठीक है। बोमेन संपुट में होता क्या है कि इसमें कोशिका इसमें ग्लोमेरुलस होता है, जिसको कोशिका गुच्छ कहते हैं हिंदी में। इसमें होता क्या है कि ये इससे रक्त आता है इसमें, ठीक है। ये धमनी है, धमनी की शाखा है, जिससे यहाँ पे रक्त आया, और रक्त इसमें आने के बाद ये काफ़ी पतली पतली भित्ति होती है इसकी। तो जिससे होता है क्या कि रक्त में जो भी अवशिष्ट पदार्थ है या फिर जो भी चीज़ है जिसका निष्कासन करना है, चाहे या फिर बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उन सबों का अवशोषण हमारे बोमेन संपुट में हो जाता है, ठीक है। और फिर ये जो रक्त इधर से आती हैं और इसके थ्रू ऐसे ही फिर ये ऐसे घूमते हुए यहाँ पे वृक्क शिरा से बाहर चली जाती है। तो ये हो गया एक वोमेन संपुट का काम कि इसमें अवशोषण होता है, रक्त में से जो भी अवशोषित करने वाले पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण होता है। अब आगे बढ़ते हैं तो ये नलिका वाहिका जो होते हैं, नलिकाकार भाग जो होता है वृक्काणु का, उसमें भी इसमें जो होता है ना, इसमें चयनित पुनर्अवशोषण होता है कि अलग अलग जो भाग होते हैं वो अलग अलग चीज़ का अवशोषण करते हैं। जैसे अभी इतना दूर का भाग है वो कुछ का अवशोषण करेगा, ये जो नीचे का पार्ट है ये कुछ का अवशोषण करेंगे, ये कुछ का अवशोषण करेंगे। इसमें भी अवशोषण होता है, लेकिन इसमें बहुत कम होता है, एकदम नाम मात्र का। तो अलग अलग भागों में अलग अलग चीज़ का अवशोषण होता है। तो ये एक हो गया एक साधारण तरह, और उसके कुछ पार्ट्स के बारे में लिख दिया है जो कि थोड़ा बाकी तो आप लिख देते हैं। जैसे हो गया वृक्काणु में प्याली नुमा रचना होती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। इसमें कोशिका गुच्छ जिसे ग्लोमेरुलस मैंने लिख दिया है यहाँ पे पाया जाता है, ये हो गया। फिर हो गया कि वृक्काणु का नलिकाकार भाग में पुनः अवशोषण का कार्य होता है। ये एक तरह से मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया है, इससे ज़्यादा अभी आपको जानना भी नहीं है, वो आगे चल के आपको पता होगा। और हाँ, ये चीज़ एक चीज़ मेंशन मैं करना चाहूँगा कि अब किस किस चीज़ों का अवशोषण होता है। तो यहाँ अवशोषण होता है मुख्यतः पानी का, ग्लूकोज का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, पोटेशियम का, सोडियम का और इत्यादि जो है उन सबों का होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अवशोषण तो हो गया, अब उसके बाद आगे हम लोग अब देखेंगे कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है।
मूत्र के निर्माण के लिए हम लोग अब देखेंगे आगे, क्योंकि मूत्र का निर्माण से एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। चूंकि 5 नंबर बहुत ज़्यादा होता है तो 5 नंबर मायने रखता है एग्ज़ाम में, आ गया तो छूटना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने खुद से मैंने मूत्र निर्माण की विधि करके एक टॉपिक दिया है, जिसके अंदर में मूत्र निर्माण में क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में लिखा है। हर एक चीज़ को पॉइंट वाइज सजा करके लिखा है। इसमें हो सकता है एक आध पॉइंट आप ऊपर से जोड़ दें, लेकिन जो चीज़ें इसमें लिखी हुई है उसमें से कोई कटौती नहीं करें, क्योंकि ये हर एक चीज़ एक सीक्वेंस में, एक कतार, एक ढंग से, एक तरीके में लिखा गया है। तो इसको आप एकदम अच्छे से याद कर ले कि ये चीज़ें होती है। तो इसको मैं समझा दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, लेकिन इसको आप अच्छे से एकदम अपने एकदम जीभ पे रखें कि जब पूछा जाए कोई कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है तो आप तुरंत जवाब दे दे। उसका पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो मूत्र बनने का जो पूरा का पूरा है, जैसा कि मैंने पहले मैंने बताया है कि मूत्र जो बनता है वो हमारे नेफ्रॉन में बनता है, वृक्काणु में। तो अब जो है कि मूत्र बनने के लिए मूत्र बनने का क्या उद्देश्य, मूत्र बनने का जो मेन उद्देश्य होता है वो रुधिर में से वर्ज्य पदार्थ को छानकर बाहर निकालना होता है। ठीक है, मैंने बता दिया पहले ही कि कैसे कैसे रुधिर को छानते हैं, वहाँ पे वोमन संपुट में फिर अवशोषण का कार्य होता है, वहाँ से होते। तो इसमें मुख्यतः मूत्र निर्माण में 3 मुख्य बिंदु होते हैं, जो कि 3 मुख्य क्रियाएं होती हैं उसमें, जिसमें पहला जो है वो ग्लोमेरुलर निस्यंदन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन, को हिंदी में कहते हैं निस्यंदन। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर निस्यंदन, जो भी इंग्लिश में लिखने वाले छात्र हैं वो देख ले, ग्लोमेरुलर में कोई बदलाव नहीं होता। ग्लोमेरुलर को हिंदी में भी वही कहते हैं, इंग्लिश में भी वही कहते हैं, और निस्यंदन को फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो देख ले। इसमें जो होता है ब्लड का निस्यंदन ग्लोमेरुलस में होता है। तो जब हमने पढ़ा था इसकी संरचना के बारे में, तो यहाँ पे हमने बताया था कि इससे रक्त आती है, खून इसमें आते हैं, ब्लड, और फिर वृक्क शीरा से वेन जो होता है, शीरा का इंग्लिश होता है वेन की शाखा से होते हुए यह बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है। अब है कि रक्त का निस्यंदन ग्लोमेरुलस में होता है, और उसके बाद होता है कि 1100 से 1200 ml, ये बुक में नहीं है मेंशन किया हुआ। ठीक है, ये मैंने जानकारी के लिए यहाँ पे लिख दिया। और ये लिखेंगे कुछ ऐसे डाटा जो होते हैं ना, ऐसे चीज़ें, ये चीज़ें आकर्षित करती है, ये आपके पॉइंट को काफ़ी आकर्षक बनाती है कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है, बच्चे ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा खोजबीन जांच पड़ताल अपने स्तर पे किया है। तो ये आपके आंसर को बहुत ही अट्रैक्टिव बना देता है। आंसर राइटिंग भी एक कला है, इसके बारे में आप बहुत आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है। हो सकता है तो मैं भी एक आध पॉइंट होता है जो उसके बारे में, वो चीज़ मैं आपको बताता चलूँगा साथ में। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है कि जो कि बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर पता है तो आप उसको ऐड कर देते हैं तो वो आपका आंसर थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो 1100 से 1200 ml तक रक्त का निस्यंदन हर मिनट होता है इंसान के शरीर में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 लीटर जो होता है, या 1100 ml से लेकर के 1200 ml रक्त का निस्यंदन हर मिनट होता है किडनी। ठीक है, और आधारी निस्यंदन, ठीक है ना, आधारी निस्यंदन एकक की भित्ति काफी पतली होती है। ये जो एक बताया वोमन संपुट में जो होता है, वो काफी, उसकी भित्ति जो होती है ना, जो कोशिका, जो उसमें कोशिका गुच्छ है, उसकी भित्तियां एकदम पतली होती है, एकदम पतली, ताकि विसरण का जो कार्य होता है वो आसानी से हो सके। मूत्र का नहीं, अवशोषित पदार्थ का आना जाना, जो भी आना है वो आराम से आ जाए, जाना हो तो आराम से चला जाए। तो वो चीज़, उसकी बनावट के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है, अभी इतना ही जानना है कि आधारी निस्यंदन एकक की भित्ति जो होती है वो काफ़ी पतली होती है, और अधिक दाब, ये जो ब्लड सप्लाई आता है उसमें, जो बताया मैंने कि धमनी में आता है ब्लड सप्लाई, उधर से जो खून आता है उसका दाब जो होता है वो काफ़ी अधिक होता है, और उसी दाब की वजह से, दाब के कारण ही निस्यंदन की क्रिया वहाँ पे होती है, फिल्ट्रेशन का कार्य होता है वहाँ पे। ठीक है, तो एक तो हो गया ग्लोमेरुलर निस्यंदन। ठीक है, अब अगला हो गया पुनर्अवशोषण, जो कि मैंने बताया है कि वाहिका जो होती है, नलिकाकार जो भाग होता है नेफ्रॉन का, उसमें जो पुनर्अवशोषण का कार्य होता है। तो कुल अब होता है क्या कि
कुल निस्यंदित मूत्र का 99% को पुनः अवशोषित हो जाता है, पुनः अवशोषित हो जाता है। तो मान के चलिए एक शरीर में कुल जितना भी मान के चलते हैं कि अगर हमारे शरीर में 10 लीटर पानी, तो 10 लीटर में से यदि अगर 8 लीटर का यहाँ पर निस्यंदन होता है, 1 मिनट ट्रेन जा रही है, तो जो भी मतलब कि ऐसे समझिए आप कि जितना भी निस्यंदन होता है, जितना भी फिल्ट्रेशन का कार्य होता है, जितना टोटल का 99% जो होता है वो उसका पुनः अवशोषण हो जाता है। जितना होता है उसका 99%। ठीक है। अब है कि प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल और जल रह जाता है। पहले जो हुआ था निस्यंदन का कार्य, जो भी पहले फिल्ट्रेशन हुआ था, उसमें इतना जो चीज होता है वो रह जाता है, जिसका नेफ्रॉन के विभिन्न भागों द्वारा चयनित पुनर्अवशोषण होता है। तो मैंने पहले बताया था कि विभिन्न भागों का अलग अलग काम है, अलग अलग चीज अवशोषित करती है, तो उसका भी अलग एक बहुत आगे चल के पढ़ना है उसको भी। तो वो होता है अलग अलग जगह अलग अलग चीज का अवशोषण होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। आगे है कि जल की मात्रा का पुनः अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर निर्भर करता है। हाँ, ये बात बहुत अच्छा कहा है इसने कि लिखा है कि शरीर में जो जल की मात्रा उपस्थित होती है पहले से, उसी के आधार पर हमारे जो मूत्र का निर्माण होता है, वो मूत्र का कितना अमाउंट में रहेगा वो चीज़ निर्भर करता है। अगर हमारे शरीर में पानी कम है तो मूत्र हम लोग जो हम लोग पेशाब करते हैं वो कम निकलता है, क्योंकि हमारे शरीर में जितना चाहिए, जितना अमाउंट में हमें पानी चाहिए, जितना अमाउंट में हमें जल चाहिए, वो चीज़ नहीं रहता है वहाँ अवेलेबल। तो इस वजह से वो चीज़ का अवशोषण ज़्यादा हो जाता है। जब हमारे शरीर में कम रहता है तो उसका अवशोषण भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से ये उस पर निर्भर करता है कि हमारे शरीर में पहले से कितना उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर यह निर्भर करता है। और तीसरा एक होता है जो मूत्र का निर्माण होता है, उसमें एक श्रावण, वैसे सेक्रीशन हिंदी में शायद मुझे कोई अच्छा वर्ड नहीं मिला, श्रावण विधि तो कुछ अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उसका मेन इंग्लिश होता है सेक्रीशन। अगर आप लोग को कोई ढंग का इसका हिंदी का वर्ड मिल जाए, श्रवण भी होता है वैसे, श्रवण श्रावित होना, तो वही मेरे को मिला तो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो सेक्रीशन जो होता है वो तीसरा और आखिरी प्रोसेस होता है इसमें 3 मुख्य क्रियाओं में से। तो उसमें होता है क्या कि जो नलिकाओं में उपस्थित कोशिका, जो ट्यूब होता है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये जो ट्यूब है इसको हेनले, लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। तो इसमें जो लूप ऑफ हेनले जो है, जो वृक्काणु का नलिकाकार भाग है, इस नलिकाकार भाग, उसमें क्या था, हाँ, उसकी जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग चीजों को स्रावित करती है। ठीक है, अलग अलग चीजों को स्रावित करती है। अब वो क्यों स्रावित करती है? तो स्रावित इसलिए करती है क्योंकि मूत्र की अम्लीयता और क्षारीयता को और आयन का नियंत्रण करता है। अब ज़्यादा एसिडिक अगर पेशाब कुछ होता है, कुछ हम लोग समोसा पकौड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, तो हो सकता है अगले दिन हम लोग को कभी कभी पेशाब में जलन होने लगता है। तो उसी चीज़ से रोकने के लिए जो कोशिकाएं होती है वो रिलीज करते हैं, कुछ पदार्थ रिलीज करते हैं, सेक्रीशन होता है उनका, जिससे यह अम्लीयता, मूत्र की अम्लीयता और क्षारीयता को मेंटेन किया जाता है, जिसको बैलेंस किया जाता है, नियंत्रण में रखा जाता है। तो ये एक सेक्रीशन का कार्य होता है सबसे आखिरी में। अब है कि मैंने बता दिया है कि ये सारी क्रिया नेफ्रॉन में होती है। ठीक है, अब है कि प्रत्येक वृक्क मूत्रवाहिनी की सहायता से मूत्राशय में से जुड़ती है और यहाँ मूत्र का भंडारण होता है। जब मूत्राशय का दाब बढ़ता है तब मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। ये यहाँ पे मैंने बताया है, जो कि यहाँ पे प्रोसेस जो बताया था कि ऐसे ऐसे करके यहाँ से किडनी में ब्लड आता है, यहाँ से मूत्राशय में आता है, मूत्रवाहिनी में आता है, मूत्राशय में आया, फिर मूत्र मार्ग से वह बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अब तो ये हो गया हमारा उत्सर्जन तंत्र जो होता है हमारे मनुष्यों में, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब है कि थोड़ा सा पादपों में भी उत्सर्जन था वहाँ पे। अब क्वेश्चन भी इससे पूछा हुआ है, मैंने देखा ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन आया हुआ, तो उसको यहाँ पे मैंने 2 लाइन है उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है कि पादपों में उत्सर्जन में क्या क्या होता है। तो पौधों से गिरने वाली पत्तियां भी अपशिष्ट उत्पाद होती हैं।
होता क्या है कि जो पत्तियां होती है, पत्तियां ऐसे नहीं गिरती है, उसका एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो पत्तियों को मेन जो पौधे जानबूझ करके गिराती है, ठीक है। तो पत्तियां जो गिरती हैं उसमें बहुत सारे जो अपशिष्ट उत्पाद होता है उसमें पहले संचित उसमें भेज दिया जाता है और फिर पत्ते को, पेड़ जो होता है वो पौधे अपने पत्ते को गिरा देती है ताकि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकले। मेन मकसद यही होता है। और भी अपशिष्ट पदार्थ है जो कि पेड़ से निकलते हैं, जो पौधों से निकलता है, उनका नाम है रेजिन, गोंद। रेजिन और गोंद तो ये तो हो गया अपशिष्ट पदार्थ। अब एक और चीज है कि प्रकाश संश्लेषण से जनित जो ऑक्सीजन होता है ना, पौधों से जो निकलता है, वो भी पौधों के लिए अपशिष्ट पदार्थ ही हैं। उसको हम लोग कह सकते हैं कि पौधों प्रकाश संश्लेषण से जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो हमारे पास कुल मिला के कितने सारे अपशिष्ट पदार्थ हो गए? तो हमारे पास हो गए एक रेजिन हो गया, गोंद हो गया, और फिर आगे अगर हम अगर कोई ऑप्शन में दिया रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण से जनित ऑक्सीजन भी अगर लिखा है तो वो अपशिष्ट है। तो हम इस चीज़ को याद रखेंगे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आज हम पढ़े हैं, आज हम लोगों ने पढ़ा है कि उत्सर्जन तंत्र क्या है। उत्सर्जन तंत्र में किडनी के बारे में पढ़ा है, नेफ्रॉन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि मूत्र का निर्माण कैसे करना है। तो अगर आप लोगों को रोक के, जैसे कि अगर आपको रोक के इसका लिखना है, इसके बारे में अगर फोटो क्लिक करना है या फिर कुछ भी, तो आप लोग कर सकते हैं। ये मैं धीरे धीरे इसको नीचे कर रहा हूँ, ये देख लो। आपको अगर फोटो वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ ले उसमें, इसको वीडियो को पॉज करके आप भी कर सकते हैं। और फिर ये हो गया आपका मूत्र निर्माण की विधि, उसमें भी ये चीज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, वीडियो को पॉज करके लिख सके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा कि हम लोग अब बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं कि जय प्रक्रम का, कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, वहन तंत्र, सारी चीज़ें हम लोगों ने। अब आज हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र ही आज पढ़ा है। तो इस तरह से करके अब हमारे पास एक है कि पादपों में वहन एक करके टॉपिक है, जिसको मैंने उस दिन सिलेबस में डालना भूल गया था। तो फिर मैंने देखा कि नहीं, पादपों में वहन है, उसको अगले क्लास में ख़त्म करूँगा। साथ ही वो चूँकि छोटा टॉपिक है तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके साथ एक और टॉपिक जो हमारे अगले चैप्टर का है, पादपों में या फिर जंतुओं में समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, उसका पहला जो टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, उसको भी कोशिश करूँगा साथ में ख़त्म करने का। हालांकि तंत्रिका तंत्र थोड़ा जटिल होता है और थोड़ा बड़ा भी है, तो कोशिश करूँगा कि साथ में दोनों को ख़त्म करूँ ताकि कम से कम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप लोग को मिल जाए। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।